Jai Hind, dear students, class 10. Once again, I am with you for revisional class. And in today's revisional class, I will discuss first the map box completely, which are expected to come in your pre-board and board examinations. So, first lesson, there is one map work, soil types, and it is the map work for identification. But nowadays, in geography, there is no question related to identification, it is gone to history. So in geography, 3 pointings of 3 marks will come to locator level. So no chance of this map for board. Second lesson is entirely omitted, पूरी तरह से हटा दिया गया है, नो मैप वर्क नथिंग. Lesson third, water resources. Written work will not be evaluated in board or in pre-board even, but one map work, the dams. Certainly in board also, location of one dam will be there and leveling of it. और डैम्स बहुत ज्यादा नहीं है, केवल सिलेक्टेड 8 बताया गया आपको. पहला सलाल, दूसरा भाखरा नांगल, तीसरा टहरी, चौथा राणा प्रताप सागर, पांचवा सरदार सरोवर, छठवां हीराकुड, सातवां नागार्जुना सागर, आठवां तुंगभद्रा. मैं पर बार बार आपको बताते हैं, इसमें से जरूर एक कोई ना कोई लोकेटल लेवल में आएगा. लेसन 4, एग्रीकल्चर, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट for identification, and that is not possible to ask even in form of FCQ also. So the major producer states of sugarcane, नाम अच्छे से याद करिए, sugarcane, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट. तो सुगरकेन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूपी, टी असम, कॉफी कर्नाटका, रबर केरला, कॉटन महाराष्ट्र, जूट वेस्ट बंगाल. ये क्वेश्चन भी आइडेंटिफिकेशन के लिए है, लेकिन समटाइम्स द मैटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैन बी आस्क्ड टू लोकेटर लेवल, बट देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ इट. बट these map question can be twisted in form of multiple choice question. Which one of the following state is a major producer of jute? अभी पहले वाले रीजनल क्लास में बताया था. तो ये मैप और कोई एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. तो मैप वर्क तो है, आपको लोकेट लेवल नहीं करना है, लेकिन नॉलेज रहेगा तभी तो जाके बताओगे. कि जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है, टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर असम है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश एंड पंजाब आर द मेजर प्रोड्यूसर्स. अगर मेजर प्रोड्यूसर्स करके आता है तो आप पंजाब भी लोकेट कर सकते हो, लेकिन अगर लार्जेस्ट आएगा तो यूपी होगा. रबर केरला, कॉफी कर्नाटका, नो डाउट. ओके. लेसन 4, एग्रीकल्चर, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस है. लेसन 5 का मैप वर्क आएगा केवल. लेसन 5 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. theoretical part will not be evaluated, will not come in your board or pre-board, nowhere, but the map work is given, will come certainly, and map work are very precise. You have to locate and level some thermal power plants and some nuclear power plant. The thermal power plants are only 3 in number: Namru in Assam, Singrauli in Madhya Pradesh, Ramagundam in Telangana. 3 maps are there, it's given to your NCERT. Clear it is? Yes. Now 3 nuclear power plants. First is Narora in Uttar Pradesh. Second is Kakrapara, Gujarat. गुजरात में देखोगे काकरापारा है. एंड देन थर्ड इज कलपक्कम इन तमिलनाडु. तो ये कितना 6 पॉइंटिंग है केवल गिन के, 3 थर्मल और 3 न्यूक्लियर. इसी में से आपका एक पॉइंटिंग श्योर आना ही आना है बोर्ड में लोकेटर लेवल में. तो ये 6 पॉइंटिंग तैयार कर लो, डैम कर लो, 2 नंबर रेडी हो गया. करेक्ट. और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से ढेर सारा मैप वर्क है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर. आयरन एंड स्टील, इसको कम किया गया है, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सलेम. 6 दिया गया है, टोटल 10 है. और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जैसे नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम.
मोस्टली कैपिटल सर। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक न एक कोई जरूर पूछेगा, क्योंकि आपको टोटल 5 ऑप्शन मिलेगा, उस 5 में से 3 लोकेट और लेबल करना रहेगा। तो मेरे गेस में एक न्यूक्लियर प्लांट भी आएगा, पावर प्लांट, और एक थर्मल पावर प्लांट भी दे देंगे। एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हर साल आता है, आने का चांस है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। लेसन 7 का मैप वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। मेजर सी पोर्ट्स एंड इंडियाज मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। देखो नाम पढ़ देते हैं एक बार फिर से। मेजर पोर्ट्स आर कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मंगलुरु, कोच्चि ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। कोच्चि इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न सी पोर्ट ऑफ इंडिया। और ईस्ट कोस्ट पे आ जाओ, तो ईस्ट कोस्ट पे हम जब आते हैं तो चेन्नई, विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन, पारादीप, हल्दिया। कभी कभी क्वेश्चन आता है लोकेट एंड लेवल द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न के बिल्कुल एकदम नीचे ईस्ट साइड में कौन सा सी पोर्ट है? इट इज तुतीकोरिन इन तमिलनाडु। और एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न कौन सा है? यस, इट इज कोच्चि। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमृतसर, राजा सांसी, ये नॉर्दर्न मोस्ट भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं लोकेट एंड लेवल द नॉर्दर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज अमृतसर, इट्स नेम इज राजा सांसी। Second is Delhi, its name is Indira Gandhi International Airport, and you can locate it easily. Then another is Mumbai. बार बार आ रहा, मुंबई लोकेट करना बहुत आसान है। और मुंबई में है छत्रपति शिवाजी, नाम याद रखिए। और चेन्नई में है मीनाम्बक्कम। चेन्नई पोर्ट भी आपको करना है रेडी, तो आपका साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार हो जाएगा। डिफरेंट इंडेक्स आपको बना के दिखा देना होगा। और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद, इतना तो है मैप पर। अब लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से एक सी पोर्ट और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। तो अगर आप लास्ट लेसन के मैपर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, 2 नंबर रेडी हो जाएगा मैप के लिए। और एक 2 पॉइंटिंग आ जाएगा आपका कम से कम न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट से, एक वाटर से, एज पर माई गेस। तो अगर इतना भी आप तैयार कर लेते हो, डैम बना लेते हो, थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेते हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना लेते हो, सी पोर्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना लेते हो, यू विल डू मैप वर्क वेरी इजी। ठीक है। और सबकी पॉइंटिंग के लिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, एंड यू नीड पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया टू प्रैक्टिस इट। Clear it is? So it's all for map work. In general, I have suggested you. Now I am going to discuss the lesson manufacturing industries. This is the lesson number 6. It is important as believed, and it is expected that the 4 marks source based question will come from this lesson. इस लेसन से कहीं से भी कुछ पैराग्राफ सोर्स बेस्ड का मतलब ये मत समझना कि सोर्स बेस्ड है तो अनसीन पैसेज की तरफ से कुछ भी उठा के आपको दे देंगे, लाइक इन इंग्लिश एंड हिंदी, और उसको पढ़ के आपको गद्यांश पद्यांश का भाव पता करना है। नो, इन ज्योग्राफी द सेम लेसन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इट इज अ लॉन्ग लेसन। एनी पार्ट ऑफ इट विल बी गिवन इन रिटन टू यू एज अ सोर्स। यू विल रीड इट एंड बेस्ड ऑन दिस अगेन 4 MCQ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। 4 नंबर के लिए एक पैसेज देंगे, उस पैसेज को पढ़ना और उसी के बेस्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल का 4 MCQ क्वेश्चन पुटेड रहेगा। जैसे क्वेश्चन आया है 24 नंबर पे, तो 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, इसका एक एक नंबर का MCQ में हो जाएगा, या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में ले लेते हैं। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो 4 नंबर का है वो लिखना नहीं है बहुत ज्यादा, उसमें आपको MCQ टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो बहुत केयरफुली सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना। आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे सपोज इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस है, इट इज प्री रिक्विजिट फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया। ऐसा इसका इंपॉर्टेंस है। इसी इंपॉर्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन कर दिए, हाउ वी कैन शिफ्ट द एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन
in other sector to release the pressure of agricultural sector, as many people are engaged over there. There is situation on unemployment, a lot of pressure over the agricultural land. So simply by developing secondary activities of manufacturing, as manufacturing can help in डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज टू, इससे मिलता जुलता आपको ऑप्शन मिलेगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा या स्टेटमेंट होगा आप उसको पिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, उसका नंबर डालोगे, ए बी सी डी, सी सही है, क्या लिखा है लिख देना है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से यहां से क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सीधे सीधे आके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बोला जाता है, इट इज ओनली industry in the country which is self-reliant and complete in the value system chain, that is from raw material to the highest value added product। धागा बनाने से लेके रेडीमेड गारमेंट तक सब कुछ होता है। सेल्फ रिलायंट सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे अधिक इंप्लॉयमेंट जनरेट भी करती है। कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल एंड synthetic cloth, all are there। So textile industry you have to study about the cotton textile and jute textile only, दो ही पढ़ना है, कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल। तो इससे पैसेज उठा के आपको दे सकते हैं, या फिर कोई इससे मिलता जुलता टेबल, और उस टेबल को देख के कहेंगे स्टडी टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। और टाइप आप क्या रहेगा, एमसीक्यू टाइप। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा लिखने के लिए नहीं सोचना है, ये आएगा आपको एमसीक्यू के फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। 4 ऑप्शन का आंसर लिखोगे, 4 नंबर मिल जाएगा। Another example from this lesson, what I think may be asked is about jute textile, इसका या मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इससे पैसेज दे देगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नोट्स देखो, फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन, व्हाई इट इज लोकेटेड मोस्टली इन छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यू कैन ऑल्सो से प्रॉक्सिमिटी टू द रॉ मटेरियल, availability of water, availability of cheap and skilled laborers, and the highly skilled labor can be hired from other part also because they are less in number, they can come for work like engineers, technicians, etc. So from this part, what is the ratio we need to make coal? Ratio of limestone, iron ore, coking coal 4:2:1। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आप पढ़ोगे, टेक्स्ट दिया रहेगा तो आपको आसानी से दिख जाएगा, आप उस पर टिक कर लेंगे। इस तरह से आपको जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है आने का चांस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है इस मामले में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। और खास करके एक क्वेश्चन और आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग से, industrial pollution and environmental degradation। Yes, industry is one hand, they are giving us employment, on the other hand they are responsible for 4 types of pollution in our country, and 4 types of pollutions are which 4 types of pollution? Land pollution, water pollution, air pollution, noise pollution। इस बेस्ड या आईटी बेस्ड, आईटी बहुत छोटा सा पार्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, उसको देके उसके बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। और एक चांस है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, एनटीपीसी शोज द वे, कैसे वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट करना है, ड्रेन वाटर को कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है, इसका सिस्टम पूरा दिया हुआ है, केस स्टडी बना के दे देगा, आप पढ़ोगे, उसके बेस्ड एमसीक्यू होगा। यू हैव टू आंसर इन प्री बोर्ड, यू विल गेट, देन यू विल सी दैट what type of question they come। Then the next lesson, lifelines of the national economy, is the most important, as a 5-mark question will come from this lesson। ये तय है 5 नंबर का क्वेश्चन लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से ही आएगा। तो एक जनरल क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर आ ही चुका है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ एडवांस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन in the development of country। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया में है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट।
लैंड ट्रांसपोर्ट में है रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज ये पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस, एडवांटेज ऑफ पाइपलाइंस, या एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर द रेल ट्रांसपोर्ट। बट इंडिया में रेल ट्रांसपोर्ट क्या है? प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे अधिक कैरी करती है पैसेंजर्स और गुड्स का रेलवे, लेकिन फिर भी रोडवेज कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोडवेज की जरूरत है, एज है रोडवेज का, एज है मतलब फायदा है। इसीलिए पूछा जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर द रेलवेज, एक्सप्लेन। I have given you notes, all such points are there, you can go through it. Then the types of roads in India. इंडिया में कितने तरह के रोड्स हैं? 6 classes are given to your book: golden quadrilaterals, national highways, state highways, district roads, other roads which are also called rural roads, and border roads. ये 5 नंबर में आ सकता है, कोई एनी 5 करके दे देगा, 6 क्लासेस है। और चांसेस है पाइपलाइन के एडवांटेज, और कभी कभी इंक्लूड कर देता है, हाईलाइट एनी 4 इन नोट्स आई हैव सेंट एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस। मोस्टली जो एडवांटेज है 5 है, ऑलरेडी गिवन टू यू इन मैप, इन नोट्स आई हैव सेंट टू यू। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट आर द डिसएडवांटेज, ऑल्सो मेंशन वन डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। एडवांटेज तो बहुत है, इट इज द बेस्ट मीडियम टू कैरी लिक्विड एंड गैसियस प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर फार एरिया, दूर के क्षेत्रों के लिए। इट रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस, इट कैन बी लेड थ्रू डिफिकल्ट टेरेन। बट इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है? इट इज वन वे ट्रांसपोर्टेशन। अगर मिल्क सप्लाई पाइपलाइन के थ्रू, जैसे न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में मिल्क सप्लाई भी पाइपलाइन के थ्रू होती है, तो अगर भेज रहे हैं तो केवल भेज सकते हैं। जैसे आपके घर पानी आ रहा है सप्लाई का, तो उससे आएगा, उससे सीवेज वापस नहीं जाएगा, सीवेज के लिए अलग से पाइपलाइन बिछाई गई। तो वन वे ट्रांसपोर्टेशन है। और दूसरा ऑब्स्टेकल है, इट इज वेरी कॉस्टलियर, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। इतना तो ऐसे ही याद हो जाएगा। वन वे ट्रांसपोर्टेशन एक डिसएडवांटेज है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज वेरी हाई। लगाना महंगा पड़ता है, बट द रनिंग कॉस्ट इज मिनिमल। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको चलाना बहुत चीपर है। तो मेजर इसके एडवांटेज आपको ऑलरेडी नोट्स में है। डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हो? वन वे ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरी कॉस्टलियर टू इंस्टॉल। करेक्ट। तो पाइपलाइंस इस साल इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। इस साल रोडवेज और पाइपलाइन से दो अच्छे से रेडी करिए। देन वाटरवेज, देयर आर 5 waterways in our country. 5 waterways. Waterways number 1 गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, पूछ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं। 1620 किलोमीटर, डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज नंबर 1। नोट्स भी भेजा हूं मैं, उसमें आप लोग कायदे से देख सकते हो। यू कैन सी दैट द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड धुबरी इन असम 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 2। And third is the West Coast Canal in Kerala, having a length of 205 km, national waterways number 3. And fourth, specified stretches of Godavari and Krishna rivers along with Kakinada, Puducherry stretches of canals, 1078 km, national waterways number 4. And fifth is specified stretches of river Brahmani along with Matai river delta, channels of Mahanadi and Brahmani river and East Coast Canal, 588 किलोमीटर लॉन्ग, डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज नंबर 5। तो ये 5 नंबर में आने के चांसेस हैं। या ऐसे पूछते, एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ, ऐसे कर दे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन एंड मेंशन एंड एक्सप्लेन अबाउट 2 नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। तो वाटरवेज का पहला इंपॉर्टेंस क्या है? It is the cheapest mode of transportation. It is best suitable for carrying heavy and bulky goods. It is fuel efficient and eco-friendly mode of transport. नोट्स में है। और 2 वाटरवेज के बारे में लिख दोगे 5 नंबर, ब्रेकिंग करके भी आ सकता है, तो वाटरवेज कर लीजिएगा। और सी रूट, जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, इससे रिलेटेड मैप में क्वेश्चन देंगे, तो यहां से आने का चांसेस कम है थ्योरी में। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं कम्युनिकेशन।
Importance of communication in the development of country and types of communication. Personal, mass communication. How they are creating awareness among people. I have given you notes. In that notes, even distinguish between form, tabular form I have sent to you. You can prepare it well. Then, see, I am moving towards the next topic, international trade. क्वेश्चन आता है, highlight any 5 features of international trade. What the notes I have sent to you, international, about the international trade, only 5 sentences in beginning is there. These 5 sentences are the 5 points. कभी कभी ट्विस्ट करके पूछ लेंगे. Highlight any 3 important feature of international trade and what is the balance of trade. So, what is the balance of trade? The export and import are, or what are the components of trade? Import and export are the components, and the balance of trade means when the value of export exceeds the value of import, it is called favorable balance. When import is more and export is less, it is unfavorable balance. तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, सीधे पूछ देता है, हाईलाइट एनी 5 features of India's international trade, and the notes you are having these 5 points I have given to you. First point, that India is doing its international trade with sea routes and air routes maximum, and some of the countries like Bhutan and Bangladesh we are having the land transportation also. Second, India has relation with major countries of the world for trade as well as the trading blocks. Third, export item of India. Fourth, import item of India. And fifth point, India emerged as a software giant at the international level. कभी कभी क्वेश्चन आता है, what important changes have come in last 15 years in international trade. So international trade जब पढ़ते जाओगे उसके लास्ट में लिखा होगा, मार्क कराया भी है जो लोग आए हैं स्कूल में, इंटरनेशनल ट्रेड हैज अंडरगॉन अ सी चेंज. बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है इंटरनेशनल ट्रेड का. सी चेंज, exchange of commodities and goods have been superseded by the exchange of information and knowledge. India has emerged as a software giant at the international level and is earning lot of foreign exchange through the export of information technology. ये 15 साल में इंटरनेशनल ट्रेड के, इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड के चेंजेज आया है. लेकिन जो मैक्सिमम चांस है आने का, वो क्वेश्चन यही आता है, हाईलाइट एनी 5 फीचर्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड. आई हैव गिवन यू इन नोट्स, सो प्रिपेयर इट वेल. एंड देन टूरिज्म एज अ ट्रेड. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, व्हाट इज, व्हिच आर द एरियाज ऑफ टूरिज्म. इसको प्रिपेयर कर लीजिए. आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आना तय है. एंड दिस इज सिंपल इंटरेस्टिंग लेसन, तो इसको आपको रेडी करना है. रेलवे से जैसे क्वेश्चन आता है तो कभी कभी आता है, व्हाई द रेलवे डेंसिटी इज. रेलवे से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज हाई डेंसिटी ऑफ रेलवेज देयर इन द नॉर्दर्न प्लेस बट लो इन हिली एंड माउंटेनस रीजन्स. 2.5 2.5 दोनों के लिए दे देंगे और 3-3 पॉइंट लिखना रहेगा. जैसे बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन देयर इज ग्रेट डिमांड ऑफ रेलवे इन नॉर्दर्न प्लेस. Northern plain is industrially and agriculturally advanced, so railways are utilized to carry goods from industries and agricultural products, and it is a densely populated region, so the demand of railways is always here. Then in hilly areas, population density is low, there is lack of economic opportunity, and density of population is very less, sparse population, and uneven topography. जबकि नॉर्दर्न प्लेन क्या है, वास्ट लेवल लैंड. तो 3 इंपॉर्टेंट फीचर है, वास्ट लेवल लैंड, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, इंडस्ट्रियली एंड एग्रीकल्चरली वेल डेवलप्ड. बिकॉज ऑफ दिस रेल डेंसिटी इज हाई इन नॉर्दर्न प्लेन एंड बिकॉज ऑफ स्पार्स और लिटिल पॉपुलेशन. सेकेंडली, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड अनड्यूलेटिंग टेरेन, उबड़ खाबड़ रगेड माउंटेन्स, फिजियोग्राफी और रिलीफ आर डिफिकल्ट to let down the railway lines. Railways density is less in mountainous region. So I hope you will prepare your syllabus accordingly. I all best wishes with you. Thank you for today. To join me. Have a nice day.